रात का सन्नाटा, मुंबई का पॉश मालाबार हिल का इलाका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सरकारी आवास वर्षा। घड़ी में 14 जुलाई की रात के 11 बज रहे हैं। एक गाड़ी चुपचाप आती है। उसमें से निकलते हैं विपक्ष में बैठी एनसीपी यानी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल। मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और लौट जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक और गाड़ी आती है। इस दफा जो सवार उतरते हैं उनके नाम है सत्ताधारी एनसीपी यानी अजित गुट के दिग्गज प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। इनकी भी फडणवीस से मुलाकात होती है। राजनीति में आधी रात को होने वाली मुलाकातें कभी शिष्टाचार नहीं होती। वो या तो किसी डील की शुरुआत होती हैं या किसी सियासी भूचाल की आहट। और इसका सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को मिलता दिख रहा है। 15 जुलाई की सुबह जब उन्हें खबर लगी तो पारा 7वें आसमान पर था। अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लिया, मुझे बिना बताए मुख्यमंत्री से मिलने क्यों गए? संभावित वजह एनसीपी का मर्जर बताई जाती है, लेकिन जिस एनसीपी को फिर से एक करने की बात चल रही है उसका एक गुट दूसरे से तो छोड़िए, फिलहाल अपनों को ही पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। और राजनीति की खूबसूरती भी यही है। अजित पवार गुट के भीतर कम्युनिकेशन बंद है, बाहर मर्जर की बातचीत चालू है। दिल्ली से प्रस्ताव आया, बताया जा रहा है दोनों एनसीपी एक हो जाएं, बीजेपी में मर्ज ना हो, अपनी पार्टी और निशान बचाए रखें, फिर ये संयुक्त एनसीपी एनडीए का हिस्सा बन जाए। बदले में केंद्र में 2 कैबिनेट पद मिल सकते हैं, एक कुर्सी शरद पवार कैंप के संतुलन के लिए और दूसरी सुनेत्रा पवार वाले कैंप के लिए। लेकिन ऑफर के साथ दिक्कतें भी चली आई हैं। सुनेत्रा कैंप चाहता है कि मर्जर के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुनेत्रा पवार के पास रहे। महाराष्ट्र का वित्त विभाग भी उन्हें वापस मिले, जो दिवंगत अजित पवार के पास हुआ करता था। उनके बेटे पार्थ पवार के लिए भी केंद्र में जगह मांगी जा रही है। दूसरी तरफ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे पुराने नेता कह रहे हैं सब कुछ परिवार को नहीं सौंपा जा सकता। और तीसरी तरफ शरद पवार का कैंप है जो पूछ सकता है, अगर पार्टी हमारी बनाई है, सांसद हमारे 8 हैं और विलय भी हमसे चाहिए, तो अध्यक्ष का पद पहले से तय कैसे हो गया? इस वीडियो में हम एनसीपी की इसी महाभारत को समझेंगे। बेसिक कहानी क्या है? अजित पवार की मौत से पहले मर्जर की बातचीत कितनी आगे बढ़ी थी? सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और पार्टी की पुरानी लीडरशिप के बीच क्या चल रहा है? शरद कैंप के भीतर कौन सत्ता की तरफ जाना चाहता है, कौन विपक्ष में रहना चाहता है, और सबसे अहम, बीजेपी 2 एनसीपी को मिलाकर आखिर हासिल क्या करना चाहती है? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी जो लाई है हमारी डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार एनसीपी के संभावित महामिलन में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रही है। वजह वही पुरानी है, डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए जरूरी संसद की गणित, 2/3 वाली स्पेशल मेजॉरिटी। टीएमसी और उद्धव गुट के बागियों को मिलाने पर भी लोकसभा में यह आंकड़ा 319 पहुंच रहा है, जो 360 से काफी दूर है। ऐसे में अगर शरद पवार गुट वाले 8 सांसद एनडीए के पाले में आ जाएं, तो आंकड़ा 327 तक पहुंच जाएगा। 22 सांसदों वाली डीएमके के साथ भी अगर बीच का रास्ता तलाश लिया जाए तो राह और आसान हो सकती है। बीजेपी को ये उम्मीद है भी कि कुछ पार्टियों के समर्थन से यह फासला तय किया जा सकता है। और हो भी क्यों ना, 1985 में दलबदल का कानून लागू होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब 37 सांसद विपक्ष से सत्ता पक्ष में समाहित हो चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एनसीपी से भाजपा ने बोला आपका जो फैक्शन है, जैसे कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप, ये दोनों एक साथ उसको यूनिफाई हो जा रहे, एक पार्टी बन जाए, तो हम उस पे एनडीए में एक अलाई हो सकता है। भाजपा का ये स्टैंड ये है कि कोई भी पक्ष इसमें से भाजपा में मर्ज करना भाजपा अभी नहीं चाहता है। कि इसमें 2-3 रीजन है। एक तो हमें पता है कि भाजपा में ऑलरेडी मर्मर्स है कि इसमें कुछ नेताएं जो ओरिजिनल नेताएं थे उनमें दिक्कत हो रही है कि बाकी बाहर से लोग आके जो भी पावर पोजीशन है सब उनको जा रहे हैं। एक उसमें उनमें क्रिटिसिज्म है पार्टी में। इसके ऊपर दूसरा है कि एनसीपी का एक वोट बैंक है महाराष्ट्र में, जो
जो नॉन ब्राह्मण्स वोट है कि वो मराठा वोट है, उसको बीजेपी में मर्ज किया तो वो खो जाएगा। लेकिन एनसीपी अलग अपना आइडेंटिटी रखे रहे तो वो वोट भी उसको अपने पास रख सकते हैं। इसलिए भाजपा ने इनसे एक ऑफर रखा है कि आप एक हो जाए, आपको हम 2 कैबिनेट पोस्ट भी दे सकता है कि दोनों फैक्शन को एक ले सकता है और इसके बाद आप एनडीए के पार्ट बन जाइए। तो ये है बीजेपी का ऑफर, लेकिन जितना आसान ऑफर देना होता है उतना ही मुश्किल उसे लागू करवाना, क्योंकि बात जब शर्तों पर आई तो दोनों ही कैंप में खलबली मच गई। पहले सुनेत्रा कैंप का जायजा लेते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय हैं। अजित पवार की मौत के बाद इस परिवार ने पार्टी और सरकार दोनों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनी, उसके बाद एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं को लगने लगा कि फैसले एक छोटे घेरे में लिए जा रहे हैं और पार्थ पवार का दखल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया को कानूनी नोटिस देकर चुनौती दी। आरोप लगाया कि पार्टी के संविधान और तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रफुल्ल पटेल ने भी पार्टी के कामकाज में करेक्टिव मेजर्स की जरूरत की बात कही। हालांकि सुनेत्रा कैंप ने नोटिस को बेबुनियाद बताया, जवाब न देने का फैसला किया। पर समस्या सिर्फ नोटिस की नहीं है। संगठन के कई अहम पद खाली हैं, यूथ और महिला विंग के अध्यक्ष नहीं है, राज्य महिला आयोग में नई नियुक्ति रुकी है और जिस वित्त विभाग का भरोसा एनसीपी को दिया गया बताया जाता है वो अभी भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। और इसी खींचतान के बीच 14 जुलाई की रात को वर्षा बंगले पर जो मिडनाइट मीटिंग हुई, अगली सुबह जब सुनेत्रा ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को बुलाकर क्लास ली और पूछा कि अंधेरे में क्या रखा गया, तो तटकरे ने मासूमियत से सफाई दी और कहा कि हमने सुना था कि शरद पवार गुट परिसीमन बिल का समर्थन करने वाला है। हम तो बस सीएम देवेंद्र फडणवीस से कंफर्म करने गए थे ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। लेकिन सुनेत्रा का सवाल अपनी जगह बना था कि क्या मुझे, जो मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पहले बताना जरूरी नहीं था। तटकरे ने सुनेत्रा को क्या जवाब दिया इसके बारे में साफ साफ नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये जरूर कहा कि कोई नाराजगी या दरार नहीं है। जैसे संबंध अजित दादा से थे वैसे ही सुनेत्रा से भी है। एक सार्वजनिक बयान और आया। 16 जुलाई को मीडिया के सामने उन्होंने एक नया बम फोड़ा। पहली बार किसी बड़े नेता ने ऑन रिकॉर्ड कबूल किया कि दोनों एनसीपी के विलय की बात कोई हवाई नहीं है। तटकरे ने कहा, जब अजित पवार जीवित थे तब दोनों पार्टियों के विलय पर बात चल रही थी और अगर वो होते तो हम उनके फैसले का समर्थन करते। उनके जाने के बाद शरद पवार गुट ने कह दिया कि अब बातचीत खत्म। तटकरे ने बड़ी चालाकी से गेंद वापस सिल्वर ओक यानी शरद पवार के पाले में डाल दी। कहा कि अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है तब हम अपनी राय बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। हम जानते हैं 28 जनवरी को अजित पवार का निधन हुआ। 8 फरवरी को दोनों धड़ों के एक होने का आधिकारिक ऐलान होने वाला था। जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद जमीन तैयार की जा रही थी और नियति को कुछ और मंजूर था। और अब अजित के बिना सुनेत्रा पवार का पार्टी पर वैसा एक तरफा कंट्रोल नहीं है, या कहें कि परिवार का ज्यादा कंट्रोल है। इसीलिए सुनेत्रा पवार के खिलाफ खुले खत लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ से भी चिट्ठियों का सहारा लिया जा रहा है। मसलन 17 जुलाई को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय कुमार अहेर की एक चिट्ठी मीडिया में लीक हुई, जो 13 जुलाई को सीधे सुनेत्रा को संबोधित थी। अब लीक हुई या कराई गई ये तो वही जाने। इस चिट्ठी में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पार्थ पवार का राजनीतिक करियर सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। चिट्ठी में मांग की गई कि आगामी केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में पार्थ पवार को मंत्री पद दिया जाए ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। ये भी दावा किया गया कि खुद अजित पवार भी पार्थ को बड़ी भूमिका में देखना चाहते थे और अब वक्त आ गया है कि उनके अधूरे सपने को पूरा किया जाए। चिट्ठी में राग दरबारी था। मजे की बात देखिए, चिट्ठी उसी दिन सार्वजनिक होती है जिस दिन पार्थ पवार खुद जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने पार्थ को शांत करते हुए भरोसा दिलाया कि आगे से अगर एनसीपी के किसी भी नेता से मुलाकात होती है तो पवार परिवार को लूप में रखा जाएगा। कुल जमा एक तरफ पुराने नेता अपनी जमीन खिसकने के डर से आधी रात को मुख्यमंत्री की शरण में जा रहे हैं और दूसरा कुनबा केंद्र में जगह पक्की करने के लिए लॉबिंग कर रहा है। सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर यह तक कह दिया था कि 28 जनवरी के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा पार्टी की तरफ से किया गया कोई भी पत्राचार रद्द माना जाए। उस दौरान सुनेत्रा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से तटकरे और पटेल का नाम ही गायब कर दिया था। हालांकि बाद में से क्लैरिकल मिस्टेक बताया गया।
पर पॉलिटिक्स में ऐसी गलतियां क्लर्क के हवाले से होती नहीं है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे किरदार पर, शरद पवार। महाराष्ट्र बीजेपी खामोश है। फडणवीस फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं गठबंधन सरकार में शरद पवार नाम के सरप्राइज एलिमेंट को डिकोड करना अच्छों के बस की बात नहीं। शरद पवार के एक बेहद करीबी नेता ने कहा, उनकी रणनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। वो क्या करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं, सिर्फ उन्हें पता होता है। जरूरत के मुताबिक वैचारिक सीमाओं को लांघकर मुद्दे आधारित समर्थन भी दिए जा सकते हैं। अब इतिहास के पन्ने पलट कर देखें। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को याद करिए। बीजेपी को 122 सीटें मिली, बहुमत के 145 के आंकड़े से दूर। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। चुनाव के तुरंत बाद बिना मांगे शरद पवार की तत्कालीन अखंड एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। फडणवीस ने आसानी से विश्वास मत भी जीत लिया। बाद में पवार ने खुद मुस्कुराते हुए कबूला कि वो समर्थन सिर्फ शिवसेना को अलग थलग करने की एक राजनीतिक चाल थी। फिर 2019 याद करिए। उन्हीं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए पवार ने धुर विरोधी शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को मिलाकर महाविकास अघाड़ी खड़ी कर दी। तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग नहीं हुई थी, मतलब एक ही शिवसेना थी। यही वजह है कि कांग्रेस के कुछ नेता दबी जबान में अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पवार की सेक्युलर प्रतिबद्धता पर शक नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीति अक्सर हमें बेचैन कर देती है। चाहे वो हिंडनबर्ग अडानी मामले में जेपीसी की मांग की हवा निकालना हो या ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सुप्रिया सुले का सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश जाना, शरद पवार अपने सहयोगियों को भी पानी पिलाते रहते हैं। हालांकि इन सब प्रयासों से इतर कुछ ठोस बातें भी सामने हैं। मसलन सुप्रिया सुले कह चुकी कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ नहीं जाएगी, लेकिन अगर डीलिमिटेशन बिल पर 50% वाली शर्त पूरी होती, यानी हर राज्य की इतनी सीटें बढ़ें, तो समर्थन में वोट करेगी। बात यह भी कि पार्टी के 10 में से 5 विधायक सत्ता पक्ष के साथ होना चाहते हैं, लेकिन रोहित पवार विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। यानी पार्टी में रास्ते कई हैं, फैसला एक आदमी को करना है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नंबर जोड़ रही है। दोनों एनसीपी गुट अपनी अपनी कुर्सियां गिन रहे हैं और शरद पवार चुप हैं। और चुप्पी ही बयान है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार बाकी सबके बयान मिलकर भी उतनी खबर नहीं बनाते जितनी शरद पवार की चुप्पी बनाती है। अगला दृश्य क्या होगा, इसकी स्क्रिप्ट फिलहाल सिल्वर ओक और वर्षा में लिखी जा रही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।